वहीं अंदर आते हुए एडीजी की नज़र अब जाकर के ठहरी थी इस लड़की पर। बहुत ही धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ काउच के हैंडरेस्ट पर अपना हाथ टिकाते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? डर लग रहा है मुझसे? ये बोलते ही जैसे उसके चेहरे की तरफ उन्होंने ध्यान से देखा था, उसने बस अपने चेहरे को हाँ मिला दिया था। वैष्णवी और कुछ बोलती ही नहीं। तब तक वो फिर से अब एडीजी के गोद में थी और इस बार वो बहुत ही बुरी तरह से उसे ऑलमोस्ट बेड पर पटकते हुए कहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एक बार में मेरी बात? क्यों मेरी बात को बार बार टालने की कोशिश करती हो? मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर लोग कहते हैं कि एडी बुरा है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस गलती की सजा मैं किसको देने वाला हूं? लेकिन अब वैष्णवी को क्या पता था? वो हल्का पीछे होते हुए कहते हैं, जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन वैष्णवी भी उठ करके बैठते हुए धीरे से कहती है, भाई है वो मेरे, अब आपने। लेकिन उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए मिस्टर एडी की आवाज़, जो कि बहुत ही शार्प तरीके से उसके कानों में गई थी, कुछ दिन के मेहमान तुम्हारे भाई। भाई हैं से भाई थे का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं है अब। खैर, 2 दिन बाद तुम अपने घर जा रही हो वापस। वैसे भी मुझसे अब सहा नहीं जा रहा तुम्हारी हरकतें। वहीं पर रहोगी तो शायद ज़्यादा बेहतर रहोगी। वैष्णवी जी के मायके जाने से पहले भी उसकी पूरी बॉडी का चेकअप करवाया गया था। अब तो उसके बैक में भी थोड़ी थोड़ी सुधार थी, ऐसा वेदांत ने बताया था। और बाकी के रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक ही थे। यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती खाना भी खिलाया जाता था, जिसकी वजह से बॉडी में जो भी कमियाँ थीं, जो वो मैके से लेकर के आई थी, अब वो भी पूरी होने लगी थी। हीमोग्लोबिन लेवल भी काफ़ी अच्छा था और बाकी की चीज़ें भी। तो अब कोई टेंशन नहीं थी मिस्टर एडी को। और वो एक तरफ रिपोर्ट को फेंकते हुए कहते हैं, मेक श्योर जैसे भेज रहा हूँ वैसे ही वापस आओ तुम। मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत अच्छे से ही ट्रीट करते होंगे। लाडली हो ना तुम मिस्टर रघुवंशी की। उनसे कह देना जितना खिला पिला सकते हैं और जितना प्यार दे सकते हैं दे लें, क्योंकि उसके बाद शायद मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे मैके नहीं भेजूंगा। रांश के साथ इस लड़की को उन्होंने अब भेज दिया था उसके मैके। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी परिवार में इशिता को यहाँ पर इतना अच्छा और इतना घुलन मिलनसार महसूस हो रहा था कि उसे तो लग रहा था कि वो जिंदगी भर यहीं पर रुक जाए। लेकिन शादी के इस बंधन के साथ वो जी नहीं सकती थी और उसे किसी भी हालत में ये डिवोर्स पेपर वेदांत से साइन करवाना ही था। जैसे ही अभी वो कमरे में गई थी, जहाँ अभी तो मिस्टर वेदांत कुछ काम कर रहे थे, वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े हो चुके थे और रिश्ता के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज आप खुद मुझे याद करते हो मेरे कमरे तक आ गई? लेकिन इशिता अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, आपको नहीं याद कर रही थी, वो मुझे तुमसे इस पेपर पर साइन चाहिए था, इस वजह से मैंने सोचा कि अब इसके बाद 6 महीने तक मुझे यहाँ पर रहना ही है। लेकिन अगर जल्द से जल्द मैंने साइन नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे फिर कोर्ट भी तो ले जा करके। लेकिन डिवोर्स पेपर को देखते वो बीच में ही उसके होठों पर धीरे से अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, पता है मुझे, सब कुछ पता है। लो साइन करता हूँ मैं। और ये बोलकर वो उसे ले जा करके अब टेबल पर रख चुके थे। तब इशिता की तरफ देखते हुए कहते हैं, लाइटर है क्या तुम्हारे पास? ये सुनते इशिता अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, वेदा साइन करो पहले, अभी तो मैं सिगरेट पीना है, पहले साइन कर लो उसके बाद पी लेना। लेकिन वेदांत जो जिद करते हुए कहते हैं, लाइटर दो ना, देखो शायद उस ड्रॉर में होगा। वैसे तो इशिता को आदत नहीं थी कि वो किसी कमांड को सुने, लेकिन फिर भी अब वेदांत जो उसके दोस्त थे तो इतना तो कर ही सकती थी। लाइटर लेकर के वो उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सिगरेट कहाँ है, जला दूँ? लेकिन वो उसे अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जला लूँगा। वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ लग कैसा रहा है? इशिता के चेहरे पर यह सुनते स्माइल आ गई थी और वो धीरे से कहती है, मुस्कुराना तो भूल गई थी मैं। यहाँ आकर के पता चल रहा है कि वाकई परिवार में रहना कितना अच्छा होता है, और अगर फैमिली हेल्दी हो तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगती है। वैसे तुम ये वेदा, ये ये क्या कर रहे हो? उसने बहुत ही अचानक अचंभित होकर के पूछा था। तभी वेदांत जो अपने हाथ में लिए उस पेपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, उप्स, ये फाइल तो चल रही है इशिता। इशिता तुरंत ही उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, इसे मुझे दो। लेकिन वेदांत ने उसे अचानक ही बहुत ही ऊपर कर दिया था और जब तक इशिता के हाथों वो फाइल लग पाती तब तक तो वो ऑलमोस्ट राख ही हो चुकी थी। तभी वेदांत अपना मुंह अजीब सा बनाते हुए कहते हैं, ओह,
आई एम फीलिंग सो पिटी। बेचारा जल गया। ये सुनते इशिता, जो कि जोर से उसके हाथ से लाइटर खींची थी और उसे एक साइड में फेंकते हुए वेदांत के कॉलर पर हाथ रखते हुए कहती है, समझते क्या हो तुम खुद को? हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से ये फाइल मैंने ओह गॉड, मुझे ऋत्विक से दोबारा, और तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? मजाक है तुम्हारे लिए? लेकिन ये सुनने के बाद वेदांत, जो उसके हाथ को पकड़ते हुए जोर से उसे अपने करीब खींचते हैं और बड़े प्यार से उसकी कमर पर हक से हाथ रखते हुए कहते हैं, अब बीवी हो तुम मेरी। अगर मेरा मन नहीं किया डिवोर्स लेने का तो तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती हो। हाँ, अगर कभी मेरा मूड हुआ, मुझे गुस्सा आया तो फिर ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो बिल्कुल मूड में नहीं हूँ मैं। इशिता, जो कि अपने हाथों को ज़ोर से उसके गर्दन के पास लगाते हुए कहती है, जान ले लूँगी अगर मेरे काम में कोई दखलंदाजी दिया तो, फिर वो चाहे मेरा खुद का कोई दोस्त ही क्यों ना। मिस्टर वेदा, जस्ट लिसन। लेकिन तभी उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए वेदांत, जो उसको समझाते हुए कहते हैं, क्या वेदा वेदा लगा रखा है? पति हूँ मैं तुम्हारा, कम ऑन। चलो, या तो मुझे पति देव बुलाओ या फिर मिस्टर वेदांत जी। हाँ, चाहो तो मुझे स्वीटू, हनी, बाबू और क्या बुलाते हैं, सोना। लेकिन इस बात पर इशिता, जो कि अपने दूसरे हाथ को तो फ्री देखी थी, जिससे वो जोर से अभी वेदांत के चेहरे पर थप्पड़ मार पाती, लेकिन उसका हाथ फिर से वेदांत ने पकड़ लिया था और अब तो दोनों हाथ को जकड़ते हुए वो उसकी कमर के पीछे लगाते हुए कहते हैं, पति को कोई थप्पड़ मारता है, वेरी बैड। ये मौका भी दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी इतना वाइल्ड होने की ज़रूरत नहीं है इशिता। इशिता को समझ नहीं आ रहा था कि आदमी इतनी आसानी से अपना रंग कैसे बदल सकता है, और सब कुछ तो बताया था इशिता ने। वो अपना हाथ बुरी तरह से छुड़ाते हुए कहती है, तुम भूल रहे हो कि तुम इशिता कुसुम देशमुख के साथ बदतमीजी कर रहे हो। जो लोग मुझे पसंद नहीं आते काट कर फेंक देती हूँ और पता भी नहीं चलता किसी को। मेरे बिना मर्जी के मुझे कोई हाथ लगाए मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन तुरंत ही पीछे एक प्यारे से चेयर पर वेदांत उनको बैठाते हुए कहते हैं, रिलैक्स, काम डाउन, कितना गुस्सा करते हो? ऐसे गुस्सा करोगी तो अंदर के सारे खून जल जाएंगे तुम्हारे, देखो कितनी पतली सी हो। और ये बोलते हुए वो अब प्यारा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रस्सी ले आए थे उसके लिए। अभी तक तो वो उठना चाह रही थी, लेकिन तब तक वो उसे अपने एक हाथ से अच्छे से पकड़े हुए थे कि ये लड़की कहीं उठकर भागे ना, और उसके हाथ को, उसके कमर को अब उस चेयर के साथ बहुत ही सॉफ्टली लॉक करते हुए कहते हैं, नाउ यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। कितना प्यारा लग रहा है फर वाली रस्सी तुम्हारे ऊपर, ऐसे ही बंधी रहो। लेकिन अर्शिता को ये सब बर्दाश्त नहीं था। वो कोई अबला नारी नहीं थी जो इस आदमी के हर बात को मानने वाली थी। वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, डोंट यू डेयर टू डू दिस। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले लोग मुझे नहीं पसंद है वेदांत। तुम भूल रहे हो मैं गुस्से में कितनी बड़ी साइको बन जाती हूँ, और तुम मेरा साइको लेवल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तभी वो आराम से अपने टेबल पर टिकते हुए कहते हैं, बर्दाश्त कर लूँगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगा तुम्हारे लिए। क्या करोगी? जान ले लोगी मेरी? ठीक है, इट्स ओके, ले लो। वैसे भी मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई ख़ास चीज़ नहीं चाहिए। फ़िलहाल तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरी इशिता चाहिए, और वो इशिता मुझे मिल चुकी है तो मैं उसे किसी भी हालत में अपने आप से दूर तो नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। वेदांत जो भी बाहर की तरफ निकल रहे थे, लेकिन तब तक काफ़ी ज़ोर से इशिता चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम बिल्कुल अनिरुद्ध देशमुख की तरह हो, वो भी मेरे साथ इसी तरह से ज़बरदस्ती। लेकिन ये बोलते बोलते उनकी ज़ुबान एकदम से रुक चुकी थी, और वेदांत को यही तो सुनना था। वो पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ थोड़े तेज़ कदमों से आगे बढ़ करके उसके प्यारे प्यारे हाथ को अपने हाथ से हल्का हल्का रब करते हुए कहते हैं, जो भी तुमने कहा है ना, मुझे तुम्हारे मुंह से पूरी बात सुननी है। बस एक बार इशिता, एक बार तो मुझे सब कुछ बताओ तो सही। उस अनिरुद्ध देशमुख के इतने टुकड़े करूँगा कि पहचान में नहीं आएगा वो। लेकिन इशिता अभी भी पूरे खूंखार तरीके से कहती है, बस तुम फिलहाल के लिए इतना करो कि मेरे हाथ खोल दो और मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इतने बड़े धोखेबाज इंसान के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। और तुम कब से लोगों को काटने मारने लगे? तुम्हें पता है ना कि तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो। खून देख करके तो तुम्हें डर लगता है। डॉक्टर भी मेरी वजह से बने हो, वरना तुम तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में? सब कुछ जानती हूँ मिस्टर वेदांत सूर्यवंशी। फिलहाल के लिए मेरे हाथ खोलो, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है। करो ना गुस्सा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, जितना गुस्सा करना है करो।
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग वुमेन हो, सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हो, तो नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें कुछ भी हैंडल अकेले। रहूंगा तुम्हारे साथ, अगर तुम नहीं चाहती हो फिर भी रहूंगा। व्हाट द हेल? देखो, तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे शादी में नहीं रहना। मुझे मुझे नफरत हो जाएगी तुमसे। अभी तक तो सिर्फ दोस्त मानती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे दुश्मन बन गए ना तो नफरत करो। जितनी नफरत है तुम्हारे अंदर सब खत्म कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत और गुस्से के अलावा कुछ बचा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं रखता हूँ कि तुम मुझे प्यार करोगी, पर इतना तो हक है ना मेरा कि मैं अपनी बीवी को प्यार कर सकता हूँ। तुम्हें नहीं करना तो मत करो, लेकिन मुझे करने से रोको भी मत। अच्छा ये बताओ, खाओगी क्या? मैं बना कर लाता हूँ। ये आराम से बातें कर रहे थे ये। एक तरफ इशिता का खून खौल रहा था क्योंकि उसे शादी जैसे चीज़ों से नफरत थी, और यहाँ पर ये आदमी अपनी धुन में लगा हुआ था। खाने के बारे में पूछ रहा था, वो भी इस वक्त। इशिता जो गुस्से में कहती है, जहर मिलेगा? अगर वो दे सकती हो तो प्लीज़। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। उसके बहुत ही करीब झुकते हुए मिस्टर वेदांत बहुत ही प्यार से उसकी गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। देखता हूँ कितने वक्त तक नफरत कर सकती हो तुम मुझसे। इस बात पर इशिता चिल्लाते हुए उनके चेहरे के बहुत ही करीब आते हुए कहती है, जिंदगी भर करूंगी, और जिस दिन मौका मिला ना निकल जाऊंगी मैं। इशिता कुसुम। लेकिन तभी उसके होठों पर बहुत ही प्यार से वो अपने थंब को रब करते हुए कहते हैं, इशिता नहीं, मिसेस इशिता वेदांत सूर्यवंशी हो तुम। इशिता कुसुम देशमुख को प्यार करना नहीं आता। मिसेस इशिता वेदांत सूर्यवंशी को प्यार के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, तुम्हारी जिंदगी को क्या बनाने वाला हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए तुम्हें अगर ऐसे बांध कर रखना पड़ेगा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख लूँगा। और फिर उसके नेल्स की तरफ देखकर कहते हैं, फिर तुम्हारे नेल्स कटवाने पड़ेंगे, वरना ये बहुत ही ज़्यादा खूनखार हो सकते हैं मेरे लिए। खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही टेस्टी यमी यमी सा बना कर लाता हूँ। हाँ, तब तक चिल्लाना मत, आवाज़ ख़राब हो जाएगी। वैसे भी इतनी शार्प टोन में बात करती हो, उफ कितना अच्छा लगता है। अगर गला बैठ गया ना तो बेकार हो जाएगी आवाज़, फिर कोई नहीं डरेगा तुमसे। और ये बोलते हुए वो अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लिए हुए यहाँ से बाहर निकल चुके थे। इशिता कुसुम देशमुख से ये आदमी कैसे नहीं डर रहा? इशिता से तो सब डर जाते थे, कभी इस लड़की से कोई कैसे नहीं डर रहा है? ईडी के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो इस लड़की के सामने अपनी आवाज़ भी उठा सके। और यह आदमी, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे कि इशिता का गुस्सा कोई गुस्सा नहीं बल्कि कोई केक हो गया जिसे खा करके आराम से आदमी पचाकर निकल गया। देशमुख परिवार से 3 गाड़ियां गई थी वैष्णवी को छोड़ने के लिए, जिसमें से एक की ड्राइविंग रांच कर रहे थे। रांच की नज़र सिर्फ सड़क पर थी, लेकिन वहीं पीछे बैठी वैष्णवी, जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि उसके दिल में बहुत सारी टेंशन्स अब जन्म लेना शुरू कर दी हों। उसका दिमाग परेशान हो रहा था, लेकिन वह उस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, और बताती भी किसे? उसका इतना अपना था ही कौन? एक टीटू था, शायद भगवान ने उसे भी उससे छीन लिया। थोड़ी देर में अब्रांश रघुवंशी मेंशन के ठीक सामने अपनी गाड़ी को रोक चुके थे और दरवाज़ा वैष्णवी जी के लिए खोलते हुए अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए थे। राज ने एक पल के लिए भी वैष्णवी के चेहरे की तरफ भी नहीं देखा था कि उसके चेहरे पर कितनी टेंशन और उसके माथे पर कितनी शिकन है। अभी वो गाड़ी में दोबारा से बैठ पाता यहाँ से निकलने के लिए, तभी वैष्णवी जो खुद से हिम्मत करते हुए कहती हैं, सुनिए, आप वापस कब आएंगे लेने? मतलब आप अपने सर से कह दीजिएगा कि जल्दी आ जाए। ये बात भी वो अपने चेहरे को नीचे किए हुए सुनता है और अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके मैम, मैं सर से बात कर लूँगा। और ये बोलकर कि वो वहाँ से निकल चुका था। वहीं कल्याणी जी बड़ी खुशी खुशी अपने हाथ में थाल लेकर के आ रही थी, क्योंकि अभी भी मिस्टर एटी के बॉडीगार्ड्स तो यहीं पर थे। सबको दिखाना भी तो था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करती हैं। उसकी आरती उतारते हुए उसके हाथ को ज़ोर से अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं, कितनी दुबली हो गई हो, ज़रा भी ख्याल नहीं रखती थी अपना ससुराल में। चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी ना। तुम्हारे भाई ने बताया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा था वहाँ पर। और ये बोलते बोलते वो उसे अपने साथ फाइनली मेंशन के अंदर की तरफ ले जाते हैं। बॉडीगार्ड्स भी अब यहाँ से धीरे धीरे करके निकलने लगे थे, जिसमें से एक आदमी अपने चेहरे को यूं ही नीचे झुकाए हुए पूछता है, मैम एनी प्रॉब्लम? अगर कोई बात हमें सर तक पहुँचानी है तो। लेकिन तुरंत ही कल्याणी जी ने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था।
और वैष्णवी के परमिशन पर सब यहाँ से निकल चुके थे। वैष्णवी जो अभी भी देख पा रही थी कि किस तरह से कल्याणी जी का हाथ उसके कलाई पर इतनी जोर से जकड़ा हुआ है। अंदर जाने में तो जैसे उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन फिर भी कदम भारी चाहे कितने भी हो जाए, उसे अंदर तो जाना ही था। अंदर जाते ही जोर से उसकी माँ से जमीन पर धक्का दे करके बहुत ही बुरी तरह से थाल को एक साइड में फेंकते हुए कहती हैं, क्या समझ रखा है खुद को? वहां पर भी उस इंसान को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने तो सुना था कि एडी बहुत खतरनाक है, इसी वजह से तो तेरी शादी कराई थी मैंने, और इतनी आसानी से उस आदमी को भी अपने जाल में फंसा लिया है तूने। नागिन, कल तेरे भाई ने बताया तुझे गोद में लेकर घूमते हैं वो। और वह उसके बाल को पकड़ करके उसे उठाते हुए कहते हैं, परेशान मत हो, 1 हफ्ते में याद दिला दूंगी तुझे तेरी औकात। ये मत समझना कि देशमुख परिवार की बहू बन गई हो तो बहुत अकड़ आ चुकी है तुम्हारे अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई अकड़ आ गई है? बोल सकती है मेरे सामने कुछ? वैष्णवी बहुत ही हिम्मत करते हुए बस इतना ही कह पाई थी, पापा कहाँ हैं? वो अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती हैं, पापा कहाँ हैं? जा जाकर के मिला, लेकिन वहां जाने से पहले आंसू पोंछ लेना। अपने अपने बाप को कुछ नहीं बताओगी, और जाकर के गुणगान गाओ कि ससुराल में तुम्हें कितना प्यार से रखा जाता है। खुश हो जाएंगे तुम्हारे बाप। और ये बोलते हुए वो अब जा चुकी थी अपने कमरे में, और वैष्णवी को एक और वार्निंग देते हुए कहती है, और सुन, बाप से जल्दी मिलकर आना, काम भी तो करवाना है तुझसे। और वो तेरे, नहीं मम्मी छोड़ दीजिए, ये भी तो सुनना है। बड़ा मज़ा आता है जब तू रोती है मेरे सामने, कानों को क्या ठंडक मिलती है। चल जा। और ये बोल करके वो अपने कमरे में जा चुकी थी। जैसे वैष्णवी उनके कमरे के दरवाजे की तरफ खटखटाई थी, दरवाज़ा खुला था, और ये बात अंदर से नीतीश जी ही बताते हैं, आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला है। जैसे वैष्णवी ने बेटा सुना था, वो तुरंत ही दरवाजे को खोल करके भागते हुए अंदर आती है और अपने जाकर के पापा के गले लग गई थी। प्यार से उसके पापा भी उसके सर को अपने हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, कहाँ थी मेरी बच्ची, याद नहीं आई मेरी? ये सुनते वैष्णवी जी कहती है, आपको तो जैसे पता ही नहीं है, ससुराल भेज दिया तो वहीं पर रहूँगी ना, कुछ अच्छा नहीं लगता वहाँ पर। और आपको पता है, वहाँ पर तो मुझे जीऊ से बात करने भी नहीं दिया जाता, मेरी फेवरेट है वो। और आपको पता है क्या हुआ? मेरी ना कमर पर लग गई थी, ऐसा उन एडीजी को लगा। और ये एडीजी का पूरा नाम क्या है? कोई उनका पूरा नाम क्यों नहीं लेता? वो अपने पापा के सामने बहुत अच्छे से बातें करती थी। और इसी तरह से लगभग 1 घंटे हुए थे कि तभी बाहर से कल्याणी जी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। नीतीश जी भी उसे ना रोकते हुए कहते हैं, जाओ जाकर देख लो मम्मा किस लिए बुला रही हैं। वो अपना मुंह निराश से बनाते हुए खड़े होते हुए कहती है, आप अपने पास ही क्यों नहीं रखते मुझे हमेशा? मुझे आपके साथ ही अच्छा लगता है इस पूरे घर में। खैर जाती हूँ। और ये बोल कर के उसके चेहरे पर हल्की शिकन आ गई थी। अजीब थी ये बात कि उसके पापा उसी घर में रहने के बावजूद भी कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन वैष्णवी को कहाँ ही पता था कि आखिर में उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, उसकी आंखों के सामने कितना बड़ा धोखा हो रहा है। ये तो उसे आने वाले वक्त में ही समझ में आने वाला था। जैसे ही राज दोबारा से अब एडीजी के मेंशन में वापस लौटे थे, तुरंत ही वो बॉस को लेकर के निकल चुके थे। लेकिन जैसे भी वो गाड़ी में बैठते, तुरंत ही मिस्टर एडी जो राज को रोकते हुए कहते हैं, आज बुलेट प्रूफ गाड़ी लो, इसमें नहीं बैठेंगे। ये सुनते ही रांचो तुरंत ही दूसरी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ चुका था और चाबी को निकालते हुए गाड़ी को ऑन कर चुका था। लेकिन ये जानने के लिए वो भी थोड़ा उत्सुक था कि आखिर आज बुलेट प्रूफ क्यों। वो जैसे भी पीछे मुड़ करके मिस्टर एडी से कुछ पूछ पाता, लेकिन उसे भी काफ़ी डर लगता था उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करने में। लेकिन उसका पीछे मुड़ना समझ गए थे मिस्टर एडी कि वो कुछ पूछना चाह रहा है। वो भी अपने सर को हाँ मिला करके परमिशन दे दिए थे रांच को। रांच धीरे से गाड़ी को स्टार्ट करते हुए अब स्टीयरिंग पर अपना हाथ कसते हुए कहता है, सर आज बुलेट प्रूफ क्यों? कि थ्रेट वेट भेजा? जैसे उसने इतना कहा था, तभी आराम से एडी हल्का अपने चेहरे पर स्मर्क लिए और कहते हैं, मुझे कोई थ्रेट भेजे, इतनी तो औकात नहीं है किसी में। जितने भी राइवल्स मिले सबके सब डरपोक हैं, अगर वार भी करेंगे तो पीछे से। खैर मेरी गट फीलिंग कह रही थी सिर्फ इस वजह से मैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनते राज अपने चेहरे को जल्दी जल्दी ना मिलाते हुए कहता है, नो नो सर। जितना कम एडी को बोलना पसंद था, बिल्कुल उतना ही राज भी बोला करते थे। और उन्हें भी ज़्यादा किसी से बात करना नहीं होता था, क्योंकि अपनी फैमिली से तो उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका तो पूरा घर परिवार मिस्टर एडी बन चुके थे। माँ बाप कहें या फिर भगवान,
वैसे राज तो उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। आज इशिता जी की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी और आज वो ऑफिस नहीं आई थी क्योंकि मिस्टर वेदांत जी उनको प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट रोप से बांध कर रखे थे। और जैसे ही वो ऑफिस के लिए बाहर निकलते, उन्होंने रस्सी तो खोल दी थी लेकिन उन्हें कमरे में बंद कर दिए थे ताकि किसी भी हालत में इशिता जी उन्हें छोड़कर ना जा सके। जैसे एक तरफ मिस्टर एडी की गाड़ी आकर के रुकी थी, उसके 2 सेकंड बाद ही मिस्टर वेदांत जी की। वेदांत ने जैसे ही एडी को देखा था, वो तुरंत उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे और एडी भी अपने रास्ते से गुजरते हुए ऑफिस के अंदर एंटर कर पाते। लेकिन तभी अचानक से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ इतनी हल्की थी कि वेदांत ने भी नोटिस नहीं किया और ना ही रांच ने। लेकिन अभी वेदांत जैसे मिस्टर एडी के शर्ट की तरफ देखे थे, वहाँ से अब हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। एक तो ये हमेशा काला कपड़ा पहनते थे जिसकी वजह से समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन उस कपड़े में हल्का सा छेद बन गया था। और वही मिस्टर एडी जिसके सर एकदम से चकराना शुरू कर दिया था। वो खुद को संभालते संभालते जाकर के राज के कंधे पर अपना हाथ रखे थे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, जैसे कि उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही हो। भागते हुए वेदांत तुरंत एडी को संभालते हैं और जैसे अब उनके चेहरे की तरफ देखे थे तो इनकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी। लेकिन तभी वो एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, कौन कौन है ये? साले सामने से वार नहीं कर सकते बुज़दिल। तभी वेदांत एकदम से पीछे की तरफ देखे थे और उनका हाथ उनके खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। एडी के शरीर से इतना खून? अचानक ही वेदांत का दिमाग काम किया था। इसे गोली लगी है रांश। वो दोनों लोग संभालना चाह रहे थे एडी को, लेकिन नहीं, उनका टशन कम हो जाता। वो अपने ही कदमों से चलना चाह रहे थे और जाकर के फाइनली गाड़ी के अंदर बैठते हैं। लेकिन जैसे भी वेदांत बैठने वाले थे, उनको रोकते हुए कहते हैं, तू जाकर के उस आदमी को संभाल, जिंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन मारूंगा तो मैं उसे अपने हाथ से। वेदांत अपना सर पकड़ते कहते हैं, अरे यार पहले खुद को बचाया कर, दूसरों को मारने के पीछे पड़ा रहता है तू। वैसे तो एडीजी बॉस थे वेदांत के, लेकिन दोस्त भी थे और जब भी मिस्टर एडीजी परेशान होते थे, वेदांत का दोस्त वाला वर्जन ऑन हो जाता था। वेदांत की टेंशन सिर्फ वही समझ पा रहे थे। तभी सारे बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए कहते हैं, ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, आखिर यहाँ पर कोई। लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ करके भागते हुए अंदर की तरफ आते हुए कहता है, सर वो सामने वाली बिल्डिंग से किसी ने, वो गन में साइलेंसर लगा था इसलिए आवाज़ भी नहीं आई, हम उसे पकड़ लेंगे सर। वेदांत जो घूरते कहते हैं, अगर नहीं पकड़े ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, सबको जलाकर राख कर दूंगा मैं। दूसरी तरफ वैष्णवी के पीठ पर काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रहा था और ये दर्द कोई ऐसे वैसे नहीं मिला था वैष्णवी को। जानबूझ करके कल्याणी जी ने उसके ठीक पीछे एक नाइफ रखा हुआ था और ऐसे तरीके से फंसा करके कि वो नाइफ का धार तुरंत ही जाकर के वैष्णवी को गड़े। वो उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, वैष्णवी डरते डरते पीछे जा रही थी और अचानक ही उसके मुंह से महादेव निकलता है। दर्द से बेचारी के चेहरे पर पसीने तक आने लगे थे। तभी कल्याणी जी उसका दर्द समझते हुए पीछे जाकर के तुरंत ही उस नाइफ को पकड़ते हुए कहती हैं, ये क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है बेटा? एक हाथ से वो नाइफ और दूसरे हाथ से वैष्णवी का चेहरा पकड़े हुए कहती हैं, ऐसे दर्द की तो आदत थी तुम्हें, तुम चिल्लाना कब से शुरू कर दी? ये सब तो तुम सहती थी ना बच्ची, कहीं देशमुख खानदान ज़्यादा प्यार तो नहीं दे रहा तुम्हें? वैष्णवी अगर कुछ भी चिल्लाती या बोलती तो ये औरत और ज़्यादा उसे तंग करती, परेशान करती। बेचारी पसीने से लथपथ कुछ ठीक से बोल तक नहीं पा रही थी, उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। तभी बाहर से नीतीश जी, जिसके चलने की आवाज़ जैसे कल्याणी जी को सुनाई दी थी, वो अचानक ही उस नाइफ को उसके पीठ से निकाल दी थी और एक साइड में फेंकते हुए ज़ोर से उसके चोट को अपने हाथ से दबाते हुए कहती हैं, दर्द तो नहीं हो रहा ना बच्ची को? अरे क्या करती हो तुम वैष्णवी, एक काम तुमसे कहते हैं और तुम खुद को ही चोट लगा लेती हो। देखिए ना। अभी नीतीश जी उसी तरफ आ रहे थे क्योंकि न जाने उन्हें शायद प्यास लगी थी या फिर पता नहीं कौन सा काम आ पड़ा था। जैसे ही अभी नीतीश जी अपने कदम को किचन के अंदर की तरफ रखने वाले थे, तभी कल्याणी जी अपनी आंखों से उन्हें घूर कर देखी थी कि आखिर इतने गलत वक्त पर कैसे आ जाते हैं हमेशा। इस वक्त कल्याणी जी के हाथ, जो कि वैष्णवी के पीठ पर थे और उसके पीठ से खून बह रहा था, वो तुरंत ही कल्याणी जी के हाथ को झटकते और उसके इतने बड़े जख्म को देख करके परेशान होते हुए कहते हैं, ये सब क्या है, कैसे लगा बच्चे? वो रोते रोते बताना तो चाह रही थी, लेकिन अगर वो बताती तो उसे और ज़्यादा चोट दिया जाता। उसके पापा हमेशा थोड़ी ना घर पर रहते थे और जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, कल्याणी जी उसे
वैष्णवी के सो कॉल्ड भाइयों के साथ मिलकर के उसे और ज़्यादा टॉर्चर करेंगी, जिसकी वजह से वो शांत रहना ही बेहतर समझती है और अपने हाथ को अपने पीठ पर जैसे तैसे ले जाते हुए उसे जोर से दबाए हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। नितेश इस वक्त सामने खड़े कल्याणी जी को देख रहे थे और गुस्से में कहते हैं, ये सब कैसे? लेकिन तभी कल्याणी जी बीच में उनको रोकते हुए कहती हैं, गलती से हो गया, पीछे चाकू रखा हुआ था, इसने ध्यान ही नहीं दिया, पीछे जाते गई और बस लग गया चाकू, मैं क्या कर सकती हूँ। और ये बोल करके वो यहाँ से निकल गई थी। वहीं बेचारी वैष्णवी जो जोर जोर से सांस भरते हुए लगातार महादेव से प्रे कर रही थी। महादेव, दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर रेड्डी की तो एकदम से आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन उन्हें होश में रखना जरूरी था। रांच ने बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। खून ज्यादा बह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर रेड्डी के चेहरे पर एक शक्ल नहीं आने दी थी उन्होंने। दर्द को तो जैसे झेलने की उन्हें बचपन से आदत हो। रांच घबराते हुए कहता है, सर आई नो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा सर, मैं बस, ये कौन सी गाड़ी है सामने से हट नहीं रही है। एडी से ज़्यादा तो पैनिक रांच हो रहा था, लेकिन तभी एडी जो अपने पूरे दम लगा करके उससे कहते हैं, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा मुझे, बस उस आदमी को किसी भी हालत में पकड़ कर रखोगे तुम लोग, उसे तो मैं देखता हूँ, साला कमीना। सारी गाड़ियों को साइड करते करते लगातार हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे, उनके सारे बॉडीगार्ड्स भी और साथ ही रांच भी। और फाइनली अब उन लोग को क्लियर रास्ता मिल चुका था, जिसकी वजह से अब स्पीड 120 से ऊपर हो चुकी थी इस गाड़ी की। एक तो मुंबई की सड़कों की ट्रैफिक खत्म ही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके रांच ने हैंडल कर लिया था और लगभग 10 मिनट के अंदर ही वो हॉस्पिटल आ चुके थे। तुरंत ही एडीजी को संभालते हुए यहाँ पर स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। वेदांत भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। अब बिना किसी फॉर्मेलिटी के तुरंत ही मिस्टर रेड्डी को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया था। बाकी की चीज़ों को वेदांत हैंडल कर लेते, उन्हीं का हॉस्पिटल था ये। अगर थोड़ा भी और डिले होता तो ब्लड कुछ ज़्यादा ही लॉस हो जाता और उससे और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती। यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ वेदांत और रांच दोनों की आंखों में गुस्सा और परेशानी एक साथ नजर आ रही थी। भले ही चाहे कितना भी खून खराबा हो, चाहे वेदांत कितने भी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हो या फिर कितने भी बड़े सर्जन, लेकिन वो एडी को इस हालत में नहीं देख सकते थे। वो भी कोई कम खूनखार इंसान नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आंखें पूरी तरह से नम हो आई थी और कुछ ऐसी ही हालत मिस्टर रांच की भी थी। आइए जानते हैं आखिर कौन था वो शख्स जिसने जरूरत की थी एडी पर अपना निशाना लगाने की। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल ब्राइड ऑफ डेविल माफिया सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।